हमारी कहानी डेविल सेडक्शन एपिसोड 9। कहानी का टाइटल है आई हेट यू डेविल। तो चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। हे फ्रेंड्स, यार प्लीज़ कम से कम मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो कीजिए। आई नो आपको स्टोरी पसंद आती है तभी तो आप सुन रहे हैं। अगर सुनते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ लाइक करने में बिल्कुल भी कंजूसी मत कीजिए। यार मुझे नहीं लगेगा, अगर मुझे लगेगा कि आपको स्टोरी अच्छी लग रही है तो मैं और भी ज़्यादा मेहनत करके इस स्टोरी को और भी ज़्यादा अच्छा करूँगी। और जब मुझे लगेगा कि आपको ये स्टोरी नहीं पसंद आ रही है तो फिर मेरा ऐसे स्टोरी को लिखने में बिल्कुल मन नहीं लगेगा। तो एटलीस्ट मेरे मोटिवेशन के लिए आपने लाइक तो करना बनता है ना, और कभी कभार कमेंट भी कर दिया करिए। तो चलिए स्टोरी को आगे बढ़ाती हूँ। अभिमन्यु की नींद लगभग 6 बजे खुली। उसने आंखें खोला तो उसके सामने एक प्यारा सा खूबसूरत सा मासूम सा चेहरा जो कि चाहत का था। चाहत के बाल थोड़े से बिखरे हुए थे और उसने सोते टाइम अपने होठों को हल्का सा पाउट बना रखा था। वो इस टाइम किसी छोटे बच्चे की तरह बहुत ही क्यूट और मासूम लग रही थी। अभिमन्यु ने उसके चेहरे के पास आ रहे बालों को कान के पीछे कर दिया और बारी बारी चाहत की बंद आंखों को अपने होठों से छू लिया। इस सीन को देख कोई नहीं कह सकता था कि सामने वाला एक इंसान नहीं, एक डेविल है। वो भी कोई ऐसा वैसा डेविल नहीं, एक ही क्रूर डेविल जहां धोखे, झूठ और दुश्मन के लिए कोई रहम नहीं है। अभिमन्यु कुछ टाइम चाहत के ही चेहरे को देखता है, फिर अपने रूम में चला जाता है। लगभग 1 हफ्ते के बाद इन दिनों में चाहत और अभिमन्यु के पास ही सोती रही। अभिमन्यु ने भी उसे मना नहीं किया था। सुबह के टाइम चाहत जल्दी उठ गई। अब ये उसकी आदत हो गई थी। चलो कुछ तो अच्छा हुआ चाहत का। चाहत आज कुछ खोई खोई सी लग रही थी। रेहान ने उसे पूछा, क्या हुआ क्यूटी, आज सोच रही हो तुम? रेहान की बात सुनकर अभिमन्यु भी चाहत की तरफ देखता है। चाहत, वो मुझे बाहर घूमने जाना है। चाहत की बात सुनकर अभिमन्यु के हाथों की मुट्ठियां कस गईं। शेरा ने अभिमन्यु की तरफ देखा जिसने आंखों को थोड़ा सा गुस्से में लाल कर लिया था, पर अभिमन्यु चुपचाप बैठा था। रेहान, घूमने क्यों जाओगी? हम सब है ना, ये बहुत मस्ती करेंगे। चाहत जिद करके, नहीं नहीं मैं बाहर घूमने जाऊंगी, मुझे बाहर जाना है। शेरा चाहत को मनाते हुए, बेटा कहाँ ही बाहर जाओगी, तुम बोलो तो तुम्हें क्या खाना है, मैं वो सब बना दूंगा। तुम जो भी बोलोगी मुझे वो बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन चाहत तो जिद पकड़ कर बैठी थी कि उसे बाहर जाना है। कल चाहत ने सोचा था वो किसी तरह घर से बाहर घूमने जाएगी। वो इसीलिए तो आई थी। आते टाइम रात का वक्त था जिस वजह से चाहत ने कुछ नहीं देखा। इस तरह बार बार जिद करने से अभिमन्यु ने थोड़ा चिल्ला कर कहा, समझ नहीं आ रहा क्या कहे जा रही हो? जब एक बार कह दिया कि तुम कहीं नहीं जाओगी, सिर्फ घर पे रहोगी, तो इसका मतलब है तुम सिर्फ घर पे रहोगी। चाहत उसके चिल्लाने से खुद भी लाउड वॉइस में कहती है, आप नहीं रोक सकते मुझे, समझी? मैं जाऊंगी मतलब जाऊंगी। अभिमन्यु, कह दिया ना एक बार, नहीं मतलब नहीं। ज़्यादा जिद करोगी तो तुम्हारे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। कोई मुझे ज़बरदस्ती करे तो मुझे बिल्कुल मंजूर नहीं। ऐसी बातें सुनकर चाहत काफ़ी ज़्यादा सैड हो गई। अब चाहत की आंखों में आंसू भर गए। उसने रोते हुए कहा, आप अच्छे नहीं हैं, कोई भी अच्छा नहीं है। पापा सही कहते थे, कोई अच्छा नहीं होता। आप भी मुझे इस घर में बंद रखना चाहते हैं। आप बहुत बुरे हैं। मैं आपसे कभी बात नहीं करूँगी, नहीं आपके पास सोऊंगी और मैं यहाँ से भी चली जाऊँगी अपने घर। मुझे आपके घर नहीं रहना। आई हेट यू डेविल, आई हेट यू। ये बोलते वक्त रोते हुए वो ऊपर चली जाती है और बहुत जोर से दरवाजे को पटक कर बंद कर देती है। शेरा अभिमन्यु की तरफ देखता है। अभिमन्यु मेरी, वो आगे कुछ कहता कि शेरा इसके आगे वो कुछ भी नहीं बोल पाया। उसी बीच अभिमन्यु ने इसकी बात को बीच में रोक दिया। अभिमन्यु, बाबा मुझे कुछ नहीं सुनना, वो यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। रेहान कुछ बोलने को होता है कि शेरा उसे इशारे से कुछ ना बोलने का इशारा कर देता है। रेहान भी कुछ नहीं बोलता। वो दोनों जाते थे। रेहान अभी कितने गुस्से में है वो ये बात समझ पा रहा था।
सबसे ज्यादा गुस्सा उसे तब आता जब चाहत ने यहाँ से जाने की बात की। वो वैसे ही उठकर ऑफिस के लिए निकल गया। चाहत अपने रूम में बैठी बहुत रो रही थी। उसने खुद से कहा, सब मुझे बस एक ही जगह कैद करके रखना चाहते हैं। कोई भी चाहत के सपनों को नहीं समझता। मैं डेविल से कभी बात नहीं करूंगी, वो बहुत बुरे हैं। न्यूजीलैंड, एक नाइट बार में एक लड़का एक लड़की के साथ डांस कर रहा था। वहाँ सबसे अलग एक लड़का काउंटर पे बैठे वाइन पी रहा था। तभी उसके पास एक लड़की आती है। लड़की उसके बगल में बैठकर, एसआर कम लेट्स डांस। वो लड़का बिल्कुल भी नहीं हिलता, नहीं उस लड़की की तरफ देखता है। तभी वो लड़की उसके हाथों को पकड़कर उस लड़के के चेहरे पर गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से में उस लड़की को एक लुक देता है। वो लड़की डर के मारे उसका हाथ छोड़ देती है। वहाँ सबको पता था कि एसआर को बिल्कुल पसंद नहीं कोई उसे छुए या उसके करीब आने की कोशिश करे। एसआर से सब डरते थे क्योंकि असल में वो बहुत ज़्यादा खतरनाक था। वो वाइन की एक सिप लेता है और बार से बाहर निकल जाता है। उसने अपनी स्पोर्ट्स कार को निकाला और उस कार के फ्रंट पे एक छोटी सी स्केच थी जिसमें 2 बच्चे आइसक्रीम खा रहे थे। उस स्केच में लड़के की हाइट लड़की से थोड़ी बड़ी थी। इस वक्त उस लड़के ने उस लड़की के सिर पर हाथ रखा हुआ था। अभिमन्यु के कैबिन में अभिमन्यु ग्लास बॉल से बाहर की तरफ देख रहा था। तभी वहाँ पे रेहान आ जाता है। अभिमन्यु को पता चल चुका था कि वो वैसे ही खड़ा रहा। रेहान, क्या हुआ है तुझे? क्या सोच रहा है तू? पर अभिमन्यु कोई जवाब नहीं देता। रेहान फिर से उसके पास जाकर च्यूटी के बारे में सोच रहा है। अभिमन्यु ने अपने हाथों को कस के बंद कर दिया। रेहान, तुझे हो क्या गया है? तू तो ऐसा बिल्कुल नहीं था। उसके आने से तू बदल गया है। अभिमन्यु, ऐसा कुछ नहीं है। अभिमन्यु किसी के लिए कभी नहीं बदल सकता। रेहान, यूं खुद से क्यों झूठ बोलता है? देख, मैंने देखा है तुझे उसकी परवाह करते हुए। रात को भूख लगने पे उसके लिए खाना बनाते देखा है मैंने। जब उसकी आंखों में आंसू आते हैं मैंने तुझे बेचैन होते हुए देखा है। उसकी तकलीफ होने पे तुझे दर्द होते हुए देखा है। तू किसे झूठ बोल रहा है अभिमन्यु? मान क्यों नहीं लेता? पसंद करने लगा है तू उसे? उसके जाने की बात सुनकर तेरी आंखों में जो गुस्सा और बेचैनी थी वो साफ साफ देखी है मैंने। ये सब छोड़ भी दे तो तू उसके लिए कुछ फील नहीं करता? तो क्यों रख रहा है तू उसे अपने पास? अभिमन्यु बस उसी तरह चुपचाप वहाँ पे खड़ा था और वो उसकी बातों को शांति से सुन रहा था। रेहान ने अभिमन्यु के कंधे पर हाथ रखा और वो अब थोड़ा शांत हो चुका था। रेहान, देख, अभी तो एक गलती की सज़ा हर किसी को नहीं दे सकता, ऐसा रेहान ने अभिमन्यु से कहा। चाहत बाकियों से अलग है। उसमें बहुत मासूमियत भरी है, प्यार भरा हुआ है। वो ना धोखे के बारे में जानती है और ना ही किसी फरेब के बारे में। साफ दिल की लड़की है। अगर तू तेरे पास्ट की वजह से पीछे जा रहा है तो सबसे बड़ा बेवकूफ़ तू ही है। तू अगर उसे ऐसे ही अपने कमरे में रखेगा तो वो खुद को एक कैदी समझेगी। और याद रखना, उसके दिल में कहीं तेरे लिए नफरत ना आ जाए। मुझे जो समझाना था वो मैंने समझा दिया। अब तू क्या करता है वो तेरे ऊपर डिपेंड करता है। इतना बोलकर वो चला जाता है। रात का वक्त, रात को अभिमन्यु घर जाता है। शेरा सोफे पे बैठे हुए थे। उनसे पूछता है, बाबा उसने खाना खाया? शेरा, नहीं, वो दरवाज़ा ही नहीं खोल रही। अभिमन्यु एक गहरी सांस लेकर, ठीक है मैं जाकर देखता हूँ। फिर वो ऊपर चाहत के रूम की तरफ जाता है और उसकी डोर को नॉक करता है, पर अंदर से कोई आवाज़ नहीं आती। अभिमन्यु, दरवाज़ा खोलो। चाहत, नहीं, मैं नहीं खोलूंगी। मैं आपसे बात नहीं करूंगी। चले जाइए आप यहाँ से। अभिमन्यु ने बहुत कोशिश की पर चाहत ने दरवाज़ा नहीं खोला। अभिमन्यु ने एक बार डोर की तरफ देखा और फिर अपने हाथों में कुछ किया जिससे दरवाज़ा हल्का सा खुल गया। अभिमन्यु अंदर चला गया। चाहत अंदर बेड पे बैठी हुई थी, घुटने में अपना मुंह छुपा के रो रही थी। उसने जब दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनी तो नजरें उठाकर देखा। अभिमन्यु को अंदर देखकर वो हैरान हो गई। उसने अभिमन्यु के पीछे देखा जहाँ दरवाज़ा हल्का सा खुला हुआ था। चाहत, आप अंदर कैसे आए? मैंने तो दरवाज़ा बंद करके रखा था। अभिमन्यु उसकी बात सुनकर उसकी तरफ बढ़ने लगा। चाहत उसको अपनी तरफ बढ़ता देख खुद में ही सिमटती जा रही थी। उसने अपना चेहरा फिर से नीचे कर लिया। अभिमन्यु उसके सामने बेड पर बैठ, मेरी तरफ देखो। पर चाहत ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। अभिमन्यु ने फिर कहा, पर इस बार भी चाहत
थोड़ी चिल्लाकर बोलती है, वो भी गुस्से से। नहीं नहीं करनी है मुझे आपसे कोई भी बात, समझ नहीं आता कि आपको, चले जाओ आप यहाँ से। ये बोलकर उसने अपना चेहरा नीचा कर लिया। उसे अभिमन्यु के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था। ये पहली बार था जब अभिमन्यु ने चाहत को इतनी गुस्से में देखा था। तब अभिमन्यु ने चाहत के चेहरे को अपने हाथों में थाम लिया और बहुत प्यार से कहता है, चाहत। ये पहली बार था जब अभिमन्यु ने चाहत को उसके नाम से पुकारा था। चाहत भी उसके होंठों से अपना नाम सुनकर उसे देखने लगी। अभिमन्यु ने चाहत के चेहरे को देखा, जो रोने की वजह से काफी लाल पड़ गया था और आंखें भी सूज चुकी थी। चाहत की आंखों में आंसू देख उसे एक दर्द सा एहसास हुआ। अभिमन्यु, क्या हाल बना रखा है तुमने अपना, ऐसा कोई करता है क्या? चाहत, मैं करती हूँ, और आपको उससे क्या, आपको भी तो फर्क नहीं पड़ता मुझसे। ये बोलकर उसने फिर से आंखों में आंसू बहने लगे। अभिमन्यु ने उसे गले लगा लिया। चाहत बस रोती रही। अभिमन्यु को रेहान की बातें याद आने लगी। तो उसे ऐसा नहीं रख सकता, अभी वो कैद होकर रह जाएगी। कहीं ऐसा ना हो कि वो तुझसे नफरत करने लगे। उसको याद आते ही उसने चाहत को और भी टाइटली हग कर लिया। कुछ टाइम के बाद उससे अलग होकर अभिमन्यु, अच्छा ठीक है, तुम गुस्सा मत करो, हम कल घूमने जाएंगे, तुम जो भी बोलोगी हम वो करेंगे। चाहत ये सुनकर अपने मन में खुश हो गई। तभी उसे अभिमन्यु का डांटना याद आया। वो कुछ नहीं बोली। अभिमन्यु, क्या हुआ, तुम खुश नहीं हुई, तुम्हें नहीं जाना क्या? अब भी चाहत ने कुछ नहीं कहा। अभिमन्यु फिर वहां से उठ जाने लगा। कुछ कदम जाकर पीछे पलटकर, मैं सोच रहा था कि तुम्हें बनी से भी मिलवा दूंगा। अच्छा कोई प्रॉब्लम नहीं, वैसे भी तुम तो जाना ही नहीं चाहती। चाहत ने जब अभिमन्यु के मुंह से बनी के बारे में सुना तो वो लगभग बेड से कूद कर नीचे ही उतर गई और जल्दी से अभिमन्यु के पास चली आई। चाहत, क्या आपने बनी का कहा? क्या आप, वो आपके साथ है? कहाँ है वो, मैं उससे मिल सकती हूँ? अभिमन्यु, हाँ, पर तुम्हारा तो जाने का मन नहीं है, तो मैं ही इसे खुद मिलने चला जाऊंगा। ये बोलकर वो जाने लगा। चाहत, नहीं नहीं नहीं, मैं भी जाऊंगी आपके साथ, मुझे भी घूमना है। अभिमन्यु को अंदाजा हो गया था कि चाहत को कैसे मनाना है। उसने चाहत के सिर को सहलाया और कहा, छोटी खरगोश। चाहत उसे घूर के देखने लगी। अभिमन्यु, क्या मैं तुम्हें अब इस नाम से बुलाऊं, छोटी खरगोश? चाहत ने अपना मुंह बना लिया। फिर अभिमन्यु उसे ले जाकर डिनर करवाता है। डिनर के बाद सब अपने रूम में चले जाते हैं। नेक्स्ट डे शाम के 9 बजे। आज चाहत बहुत खुश थी क्योंकि उसका सपना जो पूरा होने वाला था। अभिमन्यु चाहत और रेहान के साथ जा रही थी। चाहत कुछ याद आता है। चाहत, एसार, आप भी तो चलो ना हमारे साथ। चाहत की बात सुनकर सब चाहत की तरफ देखने लगे। शेरा, अरे नहीं बेटा, मैं वहाँ क्या करूँगा, आप लोग जाओ। चाहत, नहीं एसार, आप भी चलो ना, हम सब मस्ती करेंगे। शेरा ने अभिमन्यु की तरफ देखा। अभिमन्यु, छोटी खरगोश, तुम्हारे एसार नहीं आ सकते। अभिमन्यु की बात सुनकर रेहान अपने मन में सोचने लगा, छोटी खरगोश, ये कौन है? तब उसने अभिमन्यु को देखा जो चाहत की तरफ देख रहा था। रेहान, क्या बात है, अब ये मेरी मुमताज निकनेम भी देने लगी है। चाहत, पर क्यों नहीं आ सकते डेविल? चाहत ने थोड़ी मासूमियत से कहा। रेहान चाहत को समझाकर, अरे क्यूटी, उन्होंने देखा है और अगर घर पे कोई नहीं रहेगा तो चोर आ जाएंगे, समझी? चाहत सिर हिला के, ओ, इसका मतलब एसार घर को प्रोटेक्ट करेंगे। रेहान, अब जल्दी चलो वरना हम लेट हो जाएंगे। चाहत अभिमन्यु का हाथ पकड़कर, अरे हाँ जल्दी चलो। जाते वक्त अभिमन्यु ने मुड़कर एक बार शेरा को देखा। दोनों ने आंखों ही आंखों में जैसे बातें कर ली, लेकिन दोनों की आंखों में थोड़ी मायूसी थी। अभिमन्यु ने भी अपनी नज़रें जल्दी से हटा ली। तीनों बाहर चले गए। कार में जब अभिमन्यु ड्राइविंग सीट पर बैठने लगा तो चाहत भी उसके आगे आकर बैठने वाली थी, लेकिन अभिमन्यु ने उसे मना कर दिया। अभिमन्यु, छोटी खरगोश, तुम पीछे बैठ जाओ, यहाँ रेहान बैठेगा। चाहत का आगे बैठने का मन था। उसने अभिमन्यु से सवाल किया, लेकिन क्यों रेहान? क्यूटी, वो तुम्हारे डेविल को रास्ता नहीं पता ना, क्या पता कौन से जंगल में जाए, तो इसलिए मैं रास्ता बताऊंगा, तुम किसी और दिन बैठ जाना। रेहान का आंसर सुनकर अभिमन्यु से घूरने लगा। चाहत अपना सिर हिलाकर, अच्छा ठीक है, मैं पीछे बैठ जाऊंगी।
सबके बैठने के बाद अभिमन्यु ने मिरर में से एक बार चाहत को देखा, फिर साइड मिरर से बाहर देखने लगा। इस वक्त उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। जैसे ही कार निकल गई, वहां से एक बड़े से पेड़ से बगल से दो काले साए निकले और एक ही साथ कहीं गायब हो गए। कुछ समय के बाद कार रुकी, तीनों बाहर आ गए। इस वक्त उस जगह पर अंधेरा हो गया था, लेकिन चांद की हल्की हल्की रोशनी से कुछ थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा था। वो लोग एक गेट के सामने रुके थे। अभिमन्यु ने अपने हाथ से कुछ करने लगा, जिससे उस जगह एक बड़ी सी राउंड जगह, एक सर्कल की तरह इनविजिबल लाइट आने लगी, जो सिर्फ अभिमन्यु और रेहान ही देख सकते थे। उसके बाद फिर रेहान अपनी पावर का इस्तेमाल करता है, जिससे उससे अंदर की जगह के सेंटर से लास्ट वाली लाइन तक एक घर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा था, जब दोनों एक साथ कोलैप्स करते हुए नॉर्मल हो गए थे। सबसे पहले रेहान अंदर गया, फिर चाहत उसके बाद, और फिर अभिमन्यु के कदम रखते ही वहां पे हर जगह लाइट चलने लगी। इस तरह अचानक से लाइट की वजह से चाहत थोड़ी सी डर गई। उसने अभिमन्यु का हाथ कस के पकड़ लिया और आंखों को बंद कर लिया। अभिमन्यु ने उसे रिलैक्स किया और आंखें खोलने को कहा। चाहत ने धीरे धीरे आंखें खोली। उसने जब वहाँ का नज़ारा देखा तो वो खुशी से उछल पड़ी। ये एक अम्यूजमेंट पार्क था। आसपास कोई भी नहीं दिखाई दे रहा था। लाइट से जगमगाता एरिया बहुत सुंदर दिखाई दे रहा था। चाहत के लिए ये सब कुछ नया था। अभिमन्यु ने जब ये नज़ारा देखा तो उसकी आंखों के सामने बहुत सारे पल आने जाने लगे और वो उन पलों को थोड़ा सा याद करने लगा। बहुत सारी लाइट्स हो जाने की वजह से वो जगह काफ़ी सुंदर लग रही थी। ये एक अम्यूज़मेंट पार्क था। चाहत आसपास घूमकर देख रही थी। वो लोग आगे बढ़ रहे थे। चाहत हर एक छोटी बड़ी चीज़ से बड़ी ज़्यादा ही एक्साइटेड होके पूछ रही थी। चाहत, डेविल देखो ना, वो कितना प्यारा है। वो क्या है? अरे ये कितना बड़ा सा गोला है वो। तभी रेहान बोलता है, क्यूटी क्या तुम एक राइड लेना चाहोगी? चाहत चहकती है, वो क्या हम ये कर सकते हैं रेहान? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, चलोगी तुम? चाहत, अरे क्यों नहीं, चलिए चलिए। वो तीनों फेरी व्हील की तरफ चले जाते हैं। अभिमन्यु चाहत की तरफ देखकर पूछता है, छोटी खरगोश तुम्हें हाइट से डर तो नहीं लगता ना? चाहत, अरे नहीं डेविल, चाहत किसी भी चीज़ से नहीं डरती। चाहत बहुत स्ट्रांग है। रेहान उसकी बात सुनकर हंसते हुए कहता है, हाँ क्यूटी, तुम सच में बहुत स्ट्रांग हो। उसने अपने मन में कहा, जो इस क्रूअल ड्राइवर को झुका सकती है वो कुछ भी कर सकती है। फिर चाहत का हाथ पकड़कर चलो चलो चलते हैं। चाहत अभिमन्यु का हाथ पकड़ लेती है। तीनों ही बैठ जाते हैं। रेहान अलग और अभिमन्यु और चाहत एक जगह पर। फेरी व्हील्स चलना स्टार्ट हो जाती हैं। चाहत अभिमन्यु की बाजू को कसकर पकड़ लेती है। जैसे ही हाफ राउंड के बाद व्हील नीचे आना शुरू होती है, चाहत डर की वजह से जोर से चिल्लाने लगती है। अभिमन्यु चुपचाप स्टैचू की तरह बैठा था और रेहान हंसते हंसते राइड को खोलकर मजे ले रहा था। आज कसम से कम उसे चाहत की वजह से ये मौका तो मिला। व्हील की स्पीड अब फास्ट होने लगी थी। किसी चाहत पूरी तरीके से अभिमन्यु से चिपक चुकी थी। अभिमन्यु से शांत करने की कोशिश कर रहा था, पर चाहत फिर से डर रही थी। अरे भाई, ये लाइफ की पहली राइड थी उसकी, वो भी फेरी व्हील। डर तो लगना ही था ना। कुछ टाइम के बाद फेरी व्हील रुक गई। रेहान मस्त खुशी से बाहर आ गया, पर चाहत अभी भी वैसे ही अभिमन्यु से चिपकी हुई थी। अभिमन्यु, छोटी खरगोश उतरो, राइड खत्म हो गई, हम नीचे हैं। चाहत अपना सिर ना में हिलाते हुए, नहीं नहीं, मुझे नहीं डरना, मुझे उतारने में डर लग रहा है, और खबरदार जो मुझे छोड़ के गए पकड़े रहो मुझे। अभिमन्यु बेचारा क्या करता। उसने फिर से चाहत को मनाया, वो नहीं मानी तो अभिमन्यु ने छोटे बच्चे की तरह उसे अपनी गोद में उठा लिया और लेके उतर गया। चाहत ने हल्के से अपनी आंखें खोली। उसने देखा वो उतर गए हैं। उसका चेहरा अभिमन्यु की तरफ किया हुआ था, उसे ही देख रहा था। चाहत, अब उतार दीजिए। अभिमन्यु, नहीं, तुम तो बोल रही थी ना मत उतारना मुझे, तो ऐसे ही रहो तुम। चाहत ने अपने होठों का पाउट बना लिया। अभिमन्यु ने एक गहरी सांस ली और चाहत को नीचे खड़ा कर दिया। अभिमन्यु ने चाहत को चिढ़ाने के लिए कहा, वैसे छोटी खरगोश, तुम अगर चाहो तो हम एक और राइड ले सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। चाहत डरते हुए, नहीं नहीं, मुझे और नहीं करना, मुझे भूख लगी है। चाहत की बात सुनकर
रेहान हंसने लगा। उसको हंसता देखकर चाहत ने मुंह फैला लिया। अभिमन्यु चलो, तुम्हें भूख लगी है ना? तो चाहत ने जल्दी से हाँ में सर हिला लिया। तीनों एक तरफ चले जाते हैं। वहाँ बहुत सारी लड़कियाँ ब्लैक ड्रेस पहनी हुई थी। उनको गौर से ना देखो तो सब एक जैसे ही और सेम सेम लग रही थी। सारी लड़कियाँ एक लाइन में खड़ी थी। उन्होंने जब अभिमन्यु और रेहान को देखा तो अपना सिर झुका लिया। चाहत ने उनको देखकर उसने भी उनकी तरफ अपना सिर झुका लिया। रेहान ने देखा तो वो मुस्कुरा दिया और अभिमन्यु बस प्यार से उसे ही देखने लगा। तभी वहाँ एक लड़की आई। देखने पे उसका चेहरा यही कोई 20 से 23 साल की उम्र की लग रही होगी। उसने अभिमन्यु की तरफ देखा तो अभिमन्यु ने कहा, सब रेडी है ना? उस लड़की ने भी हाँ में सब हिला दिया। उसने चाहत की तरफ देखा और मुस्कुरा कर बोली, तुम आओ, यहाँ पे बहुत सारी डिशेस हैं, तुम जो चाहो वो खा सकती हो। चाहत ने अभिमन्यु की तरफ देखा। अभिमन्यु ने सर हिलाकर ये देखकर चाहत मुस्कुराते हुए उसके साथ चली गई। रेहान भी वहाँ से चला गया। सारी लड़कियाँ एक जगह पर आकर खड़ी हो गई। सारे टेबल्स पे कुछ न कुछ था। पहले वहाँ पे मोमोज थे। रेहान और चाहत ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर बत्ती सी दिखाकर टूट पड़े। वो लड़की चाहत को छोड़कर अभिमन्यु के पास आ गई। अभिमन्यु एक चेयर पे चुपचाप बैठा हुआ था। वो लड़की भी जाकर उसके बगल में बैठ गई। अभिमन्यु उस लड़की से, हाँ वानी, तो फिर मैंने जो सुना था वो सच ही निकला। सच में तुम्हारे घर में एक इंसानी लड़की रह रही है। अरे मैं कुछ दिन के लिए बाहर क्या गई। हे गाइस, तुम लोगों ने तो मुझसे सब कुछ छुपा ही लिया। अभिमन्यु अब तो पता चल गया ना? और हाँ, तुम आज ही घर आ रही हो। मैंने तुम्हारा रूम साफ करवा दिया है। सामान लेकर चली आना। वानी ओके ओके, पहले बोर हो जाती थी, अब नहीं होंगी। उसने चाहत की तरफ देखकर कहा, वैसे अभी ये लड़की सच में बहुत मासूम लगती है, तभी तो तुम इसके इतने क्लोज हो। अभिमन्यु ने इसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वानी को भी पता था जो अभिमन्यु के मन की बात जो वो नहीं बोल पा रहा था, वो वैसे भी कुछ कहता भी नहीं था। वो अभिमन्यु का हाथ पकड़कर बोलती है, अरे तुम भी चलो। अभिमन्यु भी उन दोनों के पास चला गया। इस वक्त रेहान का हाथ में आइसक्रीम था और चाहत के हाथ में भी आइसक्रीम। दोनों हर फ्लेवर के आइसक्रीम को ट्राई कर रहे थे। जो टेस्टी लगता वो ज़्यादा खा लेते, नहीं तो स्किप करके आगे बढ़ जाते। एक फ्लेवर चाहत को अच्छा लगा, उसने टेस्ट किया तो इसलिए वो स्पून में आइसक्रीम लेकर रेहान को टेस्ट करने के लिए उसकी तरफ बढ़ गई थी। रेहान भी खाने के लिए आगे बढ़ा। इससे पहले वो टेस्ट कर पाता, अभिमन्यु ने चाहत का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ आइसक्रीम घुमा लिया और उस आइसक्रीम को खा गया। चाहत उसे हैरानी से देखने लगी। वानी ने और रेहान ने एक दूसरे की तरफ देखा। रेहान ने अपना हाथ वानी के कंधे पर रखा और कहा, देख रही है ना, ये दोनों ऐसे लग रहा है जैसे अभी अभी कपल बन रहे हैं। मेरी मुमताज़ तो मुझे शौक पे शौक दिए जा रही है। वानी ने अपनी कोहनी से रेहान के पेट पर एक मुक्का मारा। रेहान उसे घूर कर देखने लगा। वानी, तो तू क्यों जल रही है? तू भी अपने लिए ढूंढ ले। रेहान अभिमन्यु और चाहत की तरफ देखते हुए बोला, यार अब तो ढूंढना ही पड़ेगा, वरना ये बेरहम मुमताज मुझे जला जला कर कोयला बना देगा। रेहान की बात सुन वानी हंसने लगी। चाहत ने बहुत कुछ खाया और अब अवनी के साथ वो घूम रही थी। दोनों दोस्त भी बन चुके थे। अवनी को भी चाहत काफ़ी पसंद आई थी। वानी, तुम्हें पता है चाहत तुम बहुत लकी हो। चाहत ना समझी से कैसे? वानी मुस्कुराकर, अभी ने कभी भी किसी के लिए इतना नहीं किया जितना वो तुम्हारे लिए करता है। रेहान, अभी और मैं तीनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। रेहान ने भी बताया मुझे अभिमन्यु और तुम्हारी कितनी केयर करता है। मैंने कभी अभिमन्यु को किसी के लिए इतना करते नहीं देखा। चाहत को याद आया कि अभिमन्यु ने उसका कितना ध्यान रखा। उसके होठों पर एक मुस्कुराहट आ गई। चाहत, आप सही बोल रही हैं। डेविल मेरा बहुत केयर करते हैं, मेरी हर विश पूरी भी करते हैं। ये बोलकर वो मुस्कुरा देती है। वानी, पता है मुझे। वो बात ही कर रहे थे कि रेहान उन दोनों को बुलाने आया। वानी और चाहत रेहान के साथ चली गई। अभिमन्यु वहाँ अपना एक हाथ पैंट की पॉकेट में रखकर खड़ा था। चाहत ने जब उसे देखा तो वो खुशी से ज़ोर से चिल्लाई, डेविल।
अभिमन्यु ने उसे देखा। चाहत दौड़ते हुए आई और अभिमन्यु के ऊपर चढ़ गई। उसने दोनों पैर अभिमन्यु की कमर के चारों तरफ लपेट लिए और अपना हाथ उसके गालों पर। अभिमन्यु ने जल्दी से उसे संभाल कर पकड़ा। चाहत खुशी से अभिमन्यु के चिक्स और माथे पर किस कर रही थी। अभिमन्यु उसे ऐसे ही देख रहा था। फिर चाहत उसके लिप्स पर एक बेबी किस करती है। रेहान और वानी हैरानी से उन दोनों को देख रहे थे। रेहान ने अपना सिर वानी के कंधे पर रखकर कहा, अब बस यही देखना ही बाकी रह गया था। सच में। हे फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको हमारी ये स्टोरी? आई होप आपको हमारी इस कहानी के ये एपिसोड्स पसंद आ रहे हों। और जैसा कि मैंने आपसे कहा, स्टोरी अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो चलिए मिलती हूँ कहानी के अगले एपिसोड में। अपना ख्याल रखिए और सुनते रहिए डेविल सेडक्शन सिर्फ टिनी FM जान के साथ।